ज़िंदगी में तपिश कितनी भी हो, ज़िंदगी में तपिश कितनी भी हो दोस्तों, कभी हताश मत होना। ज़िंदगी में तपिश कितनी भी हो, कभी हताश मत होना मित्रों, क्योंकि धूप कितनी भी तेज़ हो, समंदर कभी सूखा नहीं करते। समंदर कभी सूखा नहीं करते। तो इसी डिटर्मिनेशन को आपके अंदर भी चाहिए, इसी तरीके का डिटर्मिनेशन आपके अंदर भी चाहिए। आप उस समुंदर के तरीके से रहिए, चाहे कितनी भी आंधी तूफान आए, चाहे कितना भी विपत्ति पड़ जाए, कितना भी लोग ताने मारें, आप उस सिचुएशन में हैं। ये सिविल सर्विस एग्जामिनेशन एक महासंग्राम है। लोग जहाँ पे क्या है ना होता है, अंतिम में आते आते कहते हैं ना, नाव जो होता है या बोट होती है उसको रो करना छोड़ देते हैं। ये वो अंतिम क्षण है, ये अंतिम समय है। अंतिम के 35-36 दिन बचे हुए हैं। इस समय आप लोगों का मोराल काफ़ी बच्चों का डाउन हो रहा होगा। तो मैं आपसे एक सविनय निवेदन करता हूँ। देखिए दोस्तों, ये बीपीएससी डीमिस्टिफाइड जो चैनल है, ये सिर्फ पढ़ाने के उद्देश्य से नहीं मैंने चलाया है। मैं आप लोगों की मदद कर सकता हूँ, ठीक है ना। आप लोग में से कई मेरे बड़े भाई होंगे, बड़ी बहन भी होंगी, छोटे भाई होंगे एवं छोटी बहन होंगी। लेकिन आप कतई संकोच मत कीजिए। जो भी आपकी मनोदशा है, आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझसे पूछा कीजिए। लगता है कि सर अब मैं नहीं पढ़ पाऊँगी, मुझसे नहीं हो पाएगा, तो सर आपको, मैम या सर, आप जो इस संग्राम में उतरे हो, महासंग्राम में उतरे हो, इसकी जर्नी ऐसी ही कठिन है। ये आपको पर डे टेस्ट करता है, पर डे। हर दिन आदमी के साथ उतार एवं चढ़ाव रहता है मित्रों। तो हम चाहते हैं क्या कि आप अपनी पढ़ाई को इतने सुदृढ़ वे से करें, कुछ भी हो जाए, कोई कुछ भी कहे, कहीं सा कोई भी दिक्कत हो ना, आप अपने मन पे किसी तरीके का लोड मत लें। लोड लेंगे, पेपर ख़राब होगा, फिर ताने सुनने पड़ेंगे। इससे अच्छा है कि आप अपनी पढ़ाई अपने आज तक की है उसको कंटिन्यू रखें, ठीक है ना। समुंदर के तरीके से बनिए। ये जो है ना, धूप कितनी भी तेज़ निकलेगी, कितना लोग बोलेंगे, क्या कर लेंगे, आप अपने पथ से नहीं हटेंगे, समझे। आप अपने पथ से नहीं हटेंगे, अपने पथ पे अग्रसर रहेंगे। आपको जैसे अर्जुन ने मछली के आँख पे निशाना साधा था, उसी तरीके से 30 तारीख अपना विजय दिवस सुनिश्चित करेंगे और एसडीएम या डीएसपी की सीट ज़रूर पाएंगे मित्रों। तो चलिए दोस्तों, बिना फर्दर डिले किए हुए मैं स्टार्ट करता हूं आज का लेक्चर, जो कि आज का बहुत ही ज़ोरदार लेक्चर है, जिसका नाम है सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है ना। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जिसे हम कहते हैं, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का ये एक बहुत ही कहते हैं ना, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का बहुत ही इम्पॉर्टेंट फेज़ था कि जिसमें भारत को स्वतंत्र कराने में इस मूवमेंट का एक अलग ही योगदान था। अब तक की जो गांधी जी चंपारण सत्याग्रह कर चुके थे, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक जैसे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कर लिया था उन्होंने, एवं अलग अलग तरीके से अलग अलग देश के हर एक कोने से हर स्वतंत्रकारी एवं नेतृत्वकर्ता अपने अपने तरीके से उनका उद्गम हो रहा था। ये जो था सिविल डिसोबीडियंस, इसमें डिसोबीडियंस मूवमेंट जिसे हम सविनय अवज्ञा आंदोलन कहते हैं, इसकी आहुति अब दी जाती है। एक तरीके से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फेज़ था और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप था गांधी जी के द्वारा जो चलाया गया था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। बिना फर्दर डिले किए हुए हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर दोस्तों। बात है ये लाहौर सेशन की, 1929 की जो कांग्रेस कमेटी थी जिसने स्टार्ट किया था क्या, हमारा सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है, जिसे हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट भी कहते हैं। और साथ ही साथ फरवरी 1930 में कांग्रेस की जो वर्किंग कमेटी थी, उन्होंने दूसरी मीटिंग को क्या किया, हेल्ड किया, कहाँ पे, साबरमती आश्रम में। किसके नेतृत्वकर्ता में और कौन लीडरशिप थे, किसने दिया था, हमारे बापू जिन्हें हम महात्मा गांधी भी कहते हैं। इस आंदोलन में मार्च 12 1930 की यह बात है जब गांधी जी ने स्टार्ट किया कौन सा फेमस दांडी मार्च। याद करेंगे, 12 मार्च 1930 का वो दिन था जिस दिन गांधी जी ने स्टार्ट किया था दांडी मार्च। ये दोस्तों आप भूलेंगे नहीं इस डेट को, क्योंकि भूल गए तो एक सवाल आपका एग्जाम में चटक गया, ठीक है। तो चटकाना नहीं है, क्वेश्चन को चटकाना है, सवाल गलत करके अपने आप को नहीं चटकाना है, ठीक है। हमें एकदम पिन पॉइंटेड जो फैक्ट होते हैं, जैसे कि बीपीएससी, यूपीपीसीएस या अन्य राज्य सेवा के जो भी एग्ज़ाम्स हैं, जैसे वो पूछते हैं, उनके पैटर्न पे सोचना है, क्योंकि हमें एग्जामिनेशन को बीट करना है, ठीक है। तो 12 मार्च 1930 वो दिन याद रखेंगे जब दांडी मार्च की क्या होती है, शुरुआत होती है। ही इज़ विद द चूजन कंपेनियन डिपार्टेड फ्रॉम साबरमती टू दांडी
फॉर द सत्याग्रह ऑन द 12th ऑफ मार्च। गांधी जी अपने कंपेनियन, अपने साथियों के साथ साबरमती से रवाना हो जाते हैं दांडी की तरफ फॉर सत्याग्रह। कब? 12 मार्च को। और ठीक 24 दिन के बाद, एक लंबी यात्रा के बाद 6 अप्रैल 1930 को क्या होता है? 6 अप्रैल 1930, ये डेट भूलेंगे नहीं मित्रों। 24 दिन, ये देख लीजिए, सवाल आए हुए हैं, मैं आपको दिखाऊंगा और आपकी आंख फटी की फटी रह जाएंगी कि ऐसे भी सवाल एग्जामिनेशन में, जिन्हें हम नज़रअंदाज कर देते हैं, वैसे ही सवाल एग्जामिनेशन में पूछ लिए जाते हैं। तो जैसा हम सोचते हैं वैसा एग्जामिनर सोचने लगे तो सब के सब पास हो जाएंगे। एक चीज़ याद रखना मित्रों, प्रीलिम्स एग्जामिनेशन इज़ नॉट फॉर सिलेक्शन, दिस एग्जामिनेशन इज़ फॉर रिजेक्ट करना है स्टूडेंट को, ठीक है। दिस एग्जामिनेशन इज़ फॉर रिजेक्शन, एग्जामिनर को रिजेक्ट करना है आपको, ठीक है ना, सेलेक्ट नहीं करना है। तो सारे तथ्यों को जो मैं कह रहा हूँ, जैसे कह रहा हूँ, प्लीज़ अपना कान, दिमाग, बुद्धि यहीं लगाएंगे दोस्तों। 24 दिन की ये सत्याग्रह, गांधी जी अपने कंपेनियन के साथ एक लंबी यात्रा शुरू करते हैं और पहुंचते हैं कब? 6 अप्रैल 1930 को दांडी में। गांधी जी ने वहां पहुंच के नमक का जो कानून था तोड़ दिया। एक मुट्ठी नमक अपने हाथ में लिया दांडी में और वहां पे नमक का कानून क्या हुआ? तोड़ दिया, ठीक है। साल्ट लॉ को क्या किया? ब्रेक कर दिया, ठीक है। एंड विद दिस सिंबॉलिक एक्ट, गांधी जी ऑफिशियली स्टार्टेड द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। और ये एक क्या था? एक तरीके क्या था? सिंबॉलिक एक्ट था, मतलब एक क्या था? सिंबल था, एक चिन्ह था, जिसके वजह से गांधी जी ने ऑफिशियली ये कह दिया कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, जिसे हम सविनय अवज्ञा आंदोलन कहते हैं, उसकी शुरुआत और उसका आगाज़ अब हो गया। बिगुल बजा दिया गांधी जी ने वहाँ से, जब उन्होंने नमक का एक मुट्ठी नमक उठाया और नमक कानून तोड़ा। उसी क्रमानुसार में, उसी इवेंट्स में सुभाष चंद्र बोस का भी एक नाम बहुत ही उभरता हुआ था। सुभाष चंद्र बोस जो थे, नेताजी जिन्हें हम प्यार से कहते थे, सुभाष चंद्र बोस कंपेयर्ड दिस मार्च, देखिए इस मार्च को किससे कंपेयर किया? विद द मार्च ऑफ द नेपोलियन फ्रॉम एल्बा टू पेरिस। जो नेपोलियन ने जो मार्च किया था एल्बा से पेरिस की तरफ, उसकी तुलना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस, जिन्हें हम नेताजी भी कहते थे, जिन्होंने क्या किया था? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना भी की थी। आगे आएगा, मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, ठीक है। स्टैब्लिशमेंट किया था इन्होंने, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्टैब्लिशमेंट किया था, ये वही नेताजी हैं, ठीक है। कंपेयर करते हैं क्या इस मार्च को, ठीक है ना, किस मार्च से? नेपोलियन के मार्च से, जो एल्बा से पेरिस की तरफ नेपोलियन चलते हैं, और जो गांधी जी ने कहाँ से कहाँ तक चला था? आपका कहाँ से स्टार्ट किया था? साबरमती से स्टार्ट किया था, ठीक है। और कहाँ तक गए थे? दांडी तक गए थे। साबरमती टू दांडी दोस्तों, साबरमती टू दांडी, ये याद रखेंगे दोस्तों। ये पूछ भी सकता है, कितने दिन की यात्रा थी? 24 दिन की यात्रा थी मित्रों। कब चले थे? ऐसे ही भूलेंगे तो एग्जाम में टाइम फिक्स हो जाएगी। 12 मार्च 1930 को चले थे और पहुंचे कब थे? 6 अप्रैल 1930। अगर डेट नहीं याद हो तो 24 दिन जोड़ देना, उत्तर आपके सामने प्रत्यक्ष आ जाएगा। चलिए, किससे कंपेयर किया था? एल्बा से पेरिस, जो नेपोलियन ने मार्च किया था। एक अंग्रेजी अखबार था जिसके एडिटर थे ब्राल्सफोर्ड। क्या नाम था दोस्तों? याद रखेंगे, ब्राल्सफोर्ड। मॉकिंगली उन्होंने क्या कहा था? कैन एन एम्परर बी डिफीटेड बाय बॉइलिंग वाटर इन अ केटल? कैन एन एम्परर बी डिफीटेड बाय बॉइलिंग वाटर इन अ केटल? ये जो स्टेटमेंट है, ऐसे पूछ लेता है आजकल बीपीएससी का जो पैटर्न है, उस हिसाब से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, चाहे हम ऑडिटर का एग्ज़ाम देख लें, ठीक है, चाहे हम लोग ने आपका सीडीपीओ का एग्ज़ाम देख लो, चाहे बीपीएससी का एग्ज़ाम देख लो, चाहे यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम देख लो, आरपीएससी का एग्ज़ाम देख लो, एवं अन्य जो भी राज्य सेवा के एग्ज़ाम है, यूपी ट्रिपल एससी का एग्ज़ाम आप देख लो, ठीक है। तो इस तरीके के सवाल ये पूछ लेता है कौन? ये सारे एग्जामिनेशन। ये क्या पूछेगा? एक स्टेटमेंट देगा, कैन एन एम्परर बी डिफीटेड बाय बॉइलिंग वाटर इन अ केटल? ये किसके द्वारा कहा गया और किस न्यूज़पेपर के एडिटर ने कहा? तो कौन थे वो? हमारे, इनका नाम हम क्या करते हैं? चिन्हित कर देते हैं। नाम है ब्राल्सफोर्ड मॉकिंगली जो थे, ये एक एडिटर थे अंग्रेजी अखबार के। इन्होंने ये कथन कहा था। इसी कमेंट पे एक स्टेटमेंट ने न्यूज़पेपर के रिप्लाई क्या किया? मिस्टर गांधी कैन बॉयल द सी वाटर टिल दे गॉट द डोमिनियन स्टेटस, ठीक है। गांधी जी को क्या रिप्लाई क्या किया?
एक कमेंट में एक स्टेटमेंट ने न्यूज़पेपर ने रिप्लाई किया कि एक स्टेट्समैन जो थे, कोई वहाँ के लोग थे, उन्होंने इस न्यूज़पेपर में क्या रिप्लाई किया, जो गांधी जी हैं कैन बॉयल द वाटर, सी वाटर टिल दे गॉट द डोमिनियन स्टेटस। जब तक डोमिनियन स्टेटस नहीं मिलेगा, ये हो सकता है कि समुद्र के पानी को भी क्या करें, उबाल दें। तो सोचिए दोस्तों, अभी मैंने आपके सामने क्या कहा था, हमने क्या कहा था कि आपको भी समुंदर के तरीके से बनना है, आपको सूखना नहीं है। और देखिए ये समुंदर की बात यहाँ भी आ गई, सी वाटर, ठीक है ना। तो गांधी जी के अंदर इतनी आग थी कि वो डोमिनियन स्टेटस के लिए इतना ज़्यादा कहते हैं ना क्या थे, आतुर थे कि उन्हें डोमिनियन स्टेटस चाहिए। जब तक डोमिनियन स्टेटस नहीं मिलेगा तो एक समुद्र के पानी को भी क्या कर सकते थे, उसके अंदर उबाल ला सकते थे, वो बॉयल कर सकते थे। तो दोस्तों इसी तरीके से डिटर्मिनेशन आपके अंदर का भी होना चाहिए। आपको कोई भी कितना भी कोसे, एक तरीके से एक कहते हैं ना सामाजिक अटैक होता है, सोशल अटैक होता है इंसान के ऊपर। अरे क्या कर रहे हो भाई, अरे हुआ नहीं क्या अभी तक, अरे नहीं हो पाएगा यार इससे, अरे बहुत बेटा करो करो, बहुत अच्छी बात है। इस तरीके के जो टिप्पणियाँ आपके ऊपर होती हैं, इनको किनारे छोड़ दें। कहते हैं ना, हाथी चले बाजार और कुत्ते भौंके हजार, भौंकने दीजिए, कुछ है भौंकने दीजिए। एक गलत टिप्पणी मैं नहीं कर रहा हूँ, सबके प्रति सम्मान है दोस्तों, लेकिन देखिए अपने मोराल को डाउन नहीं करना है। आप लोग मेरे भाई बहन हैं और आपके साथ अन्याय हो ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। और कोई भी हो, हम सब भाई बहन हैं, और कोई भी हो, देखिए एक एस्पायरेंट ही एक एस्पायरेंट की फीलिंग्स को समझ सकता है, ठीक है ना। माँ बाप हैं वो एक अब अच्छे हैं, कोई लोग अच्छे इंटेंशन से भी पूछते हैं, कई लोग गलत इंटेंशन से भी पूछते हैं। तो वो जितनी भी चीज़ें हैं ना, वो गलत इंटेंशन वाले लोगों के लिए है। अच्छे इंटेंशन से पूछते हैं, वो हमारा भला चाहते हैं। और आप भली भांति जानते हैं कि आपका अच्छा और बुरा कौन करता है, वो आपसे बेहतर कोई नहीं जानता दोस्तों। तो मेरे कहने का बस यही आशय था। तो ये देखिए जो स्टेटमेंट था, गांधी जी ने क्या, मिस्टर गांधी कैन बॉयल द सी वाटर टिल दे गॉट द डोमिनियन स्टेटस। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो था, ये कहाँ पे स्प्रेड हो गया, पूरे देश में स्प्रेड हो गया। किसके नेतृत्व में, गांधी जी के नेतृत्व में। तमिलनाडु से गांधी जी के जो लीडर थे राज गोपालाचारी, उन्होंने स्टार्ट किया था साल्ट मार्च तिरुचिरापल्ली से वेदरन्यान पे, ठीक है ना। वेदरन्यान पे क्या आप कहते हैं, इन्होंने क्या किया था, मार्च किया था। ये याद रखेंगे, ये पूछ सकता है एग्जामिनेशन में। तमिलनाडु के से किसने नेतृत्व किया था, तो वो कोई और नहीं थे, हमारे राजगोपालचारी थे, जिन्होंने एक मार्च किया था तिरुचिरापल्ली से वेदरन्यान तक किया था। ये कहाँ पे है, तंजौर के कोस्ट पे है। और उन्होंने वहाँ पे क्या किया था, नमक का जो कानून था, जैसे गांधी जी ने तोड़ा वैसे उन्होंने भी तोड़ा था। दूसरे हाथ पे देख लेते हैं, दूसरी तरफ देख लेते हैं, दूसरी छोर पे देख लेते हैं कि 5 अप्रैल 1930 को गांधी जी जब पहुँचे दांडी विलेज, और उन्हें एड्रेस किया फॉरेन रिपोर्टर को एज वेल एज इंडियन रिपोर्टर को भी, और क्या कहा, आई वॉन्ट वर्ल्ड सिंपैथी इन दिस बैटल ऑफ राइट अगेंस्ट द माइट। ये किसका कहा हुआ कथन है अपना, ये एक बल्ब ऑन मोमेंट है दोस्तों। लिखिएगा आप लोग सभी लोग, इसी तरीके का क्वेश्चन आता है दोस्तों। ये एक बल्ब ऑन मोमेंट है, ठीक है, ये याद रखिएगा। मैं जितना बार बल्ब ऑन मोमेंट कहता हूँ, ये नहीं कि दिमाग की बत्ती जलाओ, हाँ यही कहने का मतलब है, कहीं और बत्ती मत जला चले आना, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि एग्ज़ाम में है, ये एग्ज़ाम में ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं। आई वॉन्ट वर्ल्ड सिंपैथी इन द बैटल ऑफ राइट अगेंस्ट माइट, ठीक है। ये किसने कहा, गांधी जी ने दांडी विलेज में जो एड्रेस किया था फॉरेन रिपोर्टर के साथ साथ किसको, भारतीय रिपोर्टर्स को भी। तो ये किसके द्वारा कहा गया कथन है, ये गांधी जी के द्वारा कहा गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट एज पर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 5 मई 1930 की वो दिन आ जाती है, वो दिन आ जाता है, सॉरी आ जाती है कहते हैं, वही कहते हैं, बुलाती है पर जाने का नहीं, वो वाला सिस्टम नहीं है, लेकिन बात को समझिएगा। ऑन 5 मई 1930, ठीक है, गांधी जी को अरेस्ट कर लिया जाता है बिफोर अ प्लान रेड ऑफ कांग्रेस वर्कर एट धरसना साल्ट गोडाउन से। उनको क्या किया जाता है, अरेस्ट कर लिया जाता है, और उनको कहाँ भेजा जाता है, यरवाड़ा जेल में भेजा जाता है। 5 मई 1930 का वो दिन था जिस दिन गांधी जी को क्या किया है, गिरफ्तार कर लिया जाता है, ठीक है ना, बिफोर अ प्लान रेड, ठीक है ना। बिफोर अ प्लान, कोई प्लान रेड नहीं था ऑफ कांग्रेस वर्कर, ये कोई प्लान नहीं था, प्लान करने से पहले इन लोगों को क्या किया जाता है, धर लिया जाता है, धर दबोचा जाता है, कहाँ से, दर्शना साल्ट गोडाउन से, और इनको भेज दिया जाता है यरवाड़ा जेल में। दोस्तों याद रखिएगा, कहाँ भेजा जाता है, यरवाड़ा जेल में। कहाँ से इनको धर दबोचा जाता है, धरसना साल्ट गोडाउन से, ठीक है। उसमें क्या था, अब्बास तैयब जी जो थे, ये लीडर थे इस मूवमेंट के आफ्टर गांधी जी। अरेस्ट
गांधी जी अरेस्ट, और सरोजनी नायडू जो थी लीडर थी इस मूवमेंट की, अब्बास तैयब जी के बाद उनको भी अरेस्ट कर लिया था। सरोजनी नायडू लेट द रेट एट धरसना साल्ट गो डाउन। ये जो इंसिडेंट था ये एलोबरेटेड बाय अमेरिकन रिपोर्टर वेब मिलर। ये जो इंसिडेंट है, ये जो दुर्घटना है या जो घटनाक्रम है, ये किसके द्वारा दर्शाया गया है? एक अंग्रेजी रिपोर्टर हैं, ठीक है, जिनका नाम था वेब मिलर। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर रीजन में खान अब्दुल गफ्फार खान थे। उन्होंने एक संगठन का क्या किया था, स्थापित किया था, जिसका नाम था खुदाई खिदमतगार। ये याद रखेंगे, ये वही इन्हें कहते हैं फ्रंटियर गांधी भी कहते हैं। ये याद रखिएगा दोस्तों, एग्जामिनेशन में ये एक बल बॉर्न मोमेंट है, ये याद रखिएगा। इसको अपने दिमाग की बत्ती जला लीजिए यहीं से, ठीक है ना। नॉर्थ वेस्टर्न रीजन के जो हैं हमारे लीडर, उनका नाम क्या है? खान अब्दुल गफ्फार खान। उन्होंने क्या संगठन बनाया? नाम था खुदाई खिदमतगार, ठीक है, ठीक है। उनको क्या कहा जाता था? लाल कुर्ते वाले, ठीक है ना, रेड शर्ट कहा जाता था। दे वर ऑल्सो नोन एज रेड शर्ट, ओके, दे वर ऑल्सो नोन एज रेड शर्ट, ओके। इनको क्या कहा जाता था? इन्हें फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता था। किसको? खान अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर गांधी भी कहते थे दोस्तों, गांधी भी, ये याद रखेंगे, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। ये जो ऑर्गेनाइजेशन था emphasized on the national unity, also organized movement against the British colonial policies and demanded improvement in the condition of the laborers। ये जो ऑर्गेनाइजेशन था, ये जो संगठन था, ये किस पे एम्फसाइज करता था? ये एम्फसाइज किस पे करता था? ये एक नेशनल यूनिटी क्या था? एक एकता चाहता था कि राष्ट्र की एकता बनी रहे, एकता और अखंडता बनी रहे। और ऑल्सो ऑर्गेनाइज द मूवमेंट, ये आंदोलन किस लिए किया गया? अगेंस्ट ब्रिटिश कॉलोनियल पॉलिसीज़ के खिलाफ किया इन्होंने, और डिमांड किया इम्प्रूवमेंट इन द कंडीशन ऑफ लेबर, ठीक है। मुस्लिम जो थे नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर रीजन के, ये एक इम्पॉर्टेंट बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन में, ठीक है। किसके लीडरशिप में? खान अब्दुल गफ्फार खान, जिन्हें हम फ्रंटियर गांधी भी कहते थे। ये जो मूवमेंट था, ये जो आंदोलन था, गढ़वाल रीजिमेंट अंडर द लीडरशिप ऑफ द चंद्र सिंह गढ़वाली इन पेशावर रिफ्यूज टू फायर एट द अनआर्म्ड गैदरिंग। बहुत ही बड़ा एक कहते हैं, देखिए अब जो देशभक्ति की भावना थी ये पूरे देश में पूरे तरीके से एक आग की लपट के तरीके से फैल रही थी, वो इस इंसिडेंट से आपको दिख जाता है। ये जो मोमेंट हुआ गढ़वाल रेजिमेंट का, ये जब हुआ ड्यूरिंग दिस मोमेंट, इस आंदोलन के दरमियान जो गढ़वाल रेजिमेंट था, जो गढ़वाल रेजिमेंट किसके अंडर था? चंद्र सिंह गढ़वाली, याद रखिएगा, चंद्र सिंह गढ़वाली के लीडरशिप में था। ये कहाँ के थे? पेशावर में थे, इन पेशावर, ठीक है। इन्होंने क्या किया? रिफ्यूज़ कर दिया कि हम किसी अनआर्म्ड गैदरिंग, ठीक है ना, किसी भी जो अनआर्म्ड लोग रहेंगे उन पे हम गोलियां नहीं चलाएंगे, गोली नहीं चलाएंगे, ठीक है। ये याद रखिएगा दोस्तों, ये एक बहुत ही क्या है, एक तरीके का देशभक्ति का प्रतीक है मित्रों, ठीक है, देशभक्ति का प्रतीक है। लोगों के अंदर अब फीलिंग्स जाग रही थी, जो 1857 की क्रांति में कमी थी वो अब यहाँ पे पूर्ण होती हुई नज़र आ रही थी। मेरे आंखों से भी देखने की कोशिश कीजिए और अपने आंखों से तो देखिए ही देखिए, ठीक है। ट्राइबल ऑफ मणिपुर ये एक एक्टिव रोल प्ले करते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन में, जिनके लीडरशिप में तो कौन थे? गैदन ल्यू एक नागा ट्राइबल वुमेन थी, ठीक है ना, जनजातीय क्या महिला थी, नागा ट्राइबल थी, कौन? रानी गैदन ल्यू, ठीक है ना। ये कहाँ पे? ये जो ट्राइबल मणिपुर का, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जनजातीय लोग ने भी हमारा इतना सहयोग किया कि हमें अंततः क्या सफलता मिल ही गई। तो ये जो देश है ना, ये जो हमारा देश है, ये मैं बना नहीं रही, ये मेरा देश नहीं है, ऐसा देश नहीं है हमारा, बहुत सुंदर देश है। मेरा गंदा थोड़ा सा बनाने का तरीका है, ठीक है ना, थोड़ा बताया था, उंगली में चोट है, इस वजह से बना नहीं पा रहा हूँ ठीक से। कहने का मतलब ये आप समझिए कि जो हमारा प्यारा देश है ना, इसको एक किसी समुदाय ने नहीं इसको सींचा है, ना किसी एक धर्म ने सींचा है। ये विभिन्न जितनी भी कहते हैं ना डाइवर्सिटी इन यूनिटी, हमारा देश ऐसे ही नहीं कहता। अतुलनीय है हमारा भारत, ठीक है ना, अद्भुत है हमारा भारत। हर आदमी देखिए कैसे हिंदू भाई, मुस्लिम भाई, सिख भाई, ईसाई भाई, सब के सब इसमें जुड़े हुए हैं। एवं देखिए अब आपको ट्राइबल मणिपुर की जो थी एक्टिव रोल प्ले किया किसने? सविनय अवज्ञा आंदोलन में किसका लीडरशिप था? एक गैदन ल्यू थी, रानी गैदन ल्यू का। ये एक क्या थी? नागा ट्राइबल वुमेन थी। उन्होंने अपना क्या किया? अपना इस मोमेंट में सहयोग किया। तो अब देखिए
ये किसी एक आदमी के जान पे हमारा ये देश नहीं आज़ाद हुआ है, हज़ारों लाखों लोग ने अपनी जीवन को कुर्बान किया है, तब हम ये आज़ादी की सांस ले पा रहे हैं। आप समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है, ठीक है। ये जो मोमेंट है लेड बाई हर कॉल्ड एज जिया तरंग मोमेंट, ठीक है ना। जिया तरंग मोमेंट जो है, जिया तरंग मोमेंट किसके द्वारा किया गया था? ये मोमेंट रानी गैदिनलियू के द्वारा किया गया था, रानी गैदिनलियू, गैदिनलियू, ओके मित्रों, रानी गैदिनलियू। असहयोग क्या कहते हैं, असहयोग आंदोलन कह रहा हूँ, सॉरी, सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद गांधी जी का जो फोकस था वो क्या था? एक क्रिएटिव प्रोग्राम्स के ऊपर फोकस था। अक्टूबर 1934 में गांधी जी ने क्या डिसाइड किया ये देख लेते हैं। टू रिटायर फ्रॉम द एक्टिव पॉलिटिक्स, वो अब क्या है, एक्टिव राजनीति से, एक्टिव पॉलिटिक्स से क्या करेंगे, अब वहाँ से वो क्या कर लेंगे, अपने आप को रिटायर कर लेंगे। वो डिसाइड किया कि अब वो काम एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं करेंगे और अपना पूरा समय और पूरा जीवन किस में लगा दिया। ये इस महान व्यक्ति को आप देखिए दोस्तों, और यहाँ से कितनी सीख हमको मिलनी चाहिए बापू से। ये एक अपने आप में कहते हैं ना, एक बहुत बड़ी महान व्यक्ति थे, ठीक है ना। महान व्यक्ति तो थे ही, खैर उनके बारे में जितना भी कहें कम है, ठीक है ना। लेकिन इनका चारित्रिक विश्लेषण देखिए, ये एक्टिव फेज तक थे, उसके बाद उनका पूरा जीवन समर्पण किस पे है? हरिजन्स पे, उनके अपलिफ्टमेंट पे। तो कितनी बड़ी ये हस्ती थे, इनकी क्या सोच थी, कितनी सकारात्मक सोच थी, और कितना वो आगे तक सोच रहे थे, और कितना लोगों के बारे में ध्यान देते थे, लोगों को इतना प्यार करते थे, अपने बच्चों के तरीके से प्यार करते थे और सबको अपलिफ्टमेंट करना चाहते थे। तो यहाँ से इनका वक्ता देखिए, लिखा है कि टू डिवोट ऑल हिज टाइम इन द अपलिफ्टमेंट ऑफ हरिजन, ठीक है। सितंबर 1932 में गांधी जी ने फाउंड किया ऑल इंडिया लीग। किसके लिए फाउंड किया? कभी कभी पूछ लेता है क्या कारण था ऑल इंडिया लीग के फॉर्मेशन का? अनटचेबिलिटी, अगेंस्ट अनटचेबिलिटी, एंड स्टार्टेड अ मैगजीन। उनका नाम क्या था? हरिजन था। किसके लिए? बेटरमेंट ऑफ हरिजन्स, हरिजन्स के बेटरमेंट के लिए। तो दोस्तों बहुत ही शानदार तरीके से हम लोग ने सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो कि एक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास के पन्नों में दर्ज है और एक सुनहरा पन्ना है, हमारे भारतीय स्वतंत्रता का एक ये अभिन्न अंग है, हम लोग ने उसको अभी देख लिया है। तो अब हम चलते हैं इसके एमसीक्यू पे, जो एमसीक्यू एग्जामिनेशन प्रोस्पेक्टिव से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इससे सवाल आएंगे, निश्चित आएंगे, आते रहे हैं और आएंगे भी दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं अब इस पे सवाल पे। प्रश्न संख्या 1, क्वेश्चन नंबर 1, किस कांग्रेस सेशन में वर्किंग कमेटी जो थी ऑथराइज की टू लॉन्च द प्रोग्राम ऑफ सिविल डिसोबीडियंस? अभी हम लोग ने देखा था वो लाहौर सेशन था, हम लोग ने अभी ऊपर पढ़ा था मित्रों, ठीक है। वो 1929 का लाहौर सेशन था, याद रखेंगे, ठीक है। प्रश्न संख्या 2, क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग बिगेन विद द दांडी मार्च? इसके साथ कौन सा स्टार्ट हुआ? सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है। कब स्टार्ट हुआ था? कब याद हुआ था? कब स्टार्ट हुआ था? दांडी मार्च जब स्टार्ट हुआ था उसी के बाद से हम लोग ने क्या, गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का क्या हुआ, आगाज पूरे देश में बिगुल उसका बजा दिया, ठीक है। ये कहाँ से कहाँ तक चले थे? दांडी मार्च जो हुई थी, दांडी मार्च के बारे में देख लेते हैं। ये एक ट्रस्टेड, उनके जो कंपेनियन थे उनके साथ वो साबरमती आश्रम से चले थे दोस्तों, ठीक है ना। 12 मार्च 1930 को क्या हुआ, वो चले थे, और ये कब तक, कितने, 241 माइल फॉर गांधी आश्रम इन साबरमती टू गुजरात कोस्टल विलेज ऑफ टांडी तक चले थे वो, ठीक है। जो उनके साथ कितने दिन वो कितने दिन की यात्रा किए थे? 24 दिन की यात्रा किए थे, हम लोग ने पढ़ा था। कब पहुँचे थे? 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुँचे थे, और नमक के कानून का उन्होंने क्या किया था? बहिष्कार कर दिया था, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 3, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आ जाते हैं, और उन्हीं के साथ एक और माफ़ी चाहता हूँ, थोड़ा सा एक और इन्फॉर्मेशन देना है। तमिलनाडु से किसने किया था? ये याद रखेंगे, सी राजा गोपालाचारी थे, जिन्होंने कहाँ से किया? त्रिचुनापल्ली से वेद्रन्यान तक क्या हुआ, अपना मार्च किया था, ठीक है, साल्ट मार्च। प्रश्न संख्या 3, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आ जाते हैं। जो दांडी मार्च था अंडरटेकन इन कब किया? 1930 में दोस्तों। देखिए 44वें बीपीएससी में आया हुआ सवाल है। अब आप खुद देखिए दोस्तों, मुझे बार बार ये बताना कि इसमें आया, इसमें आया, आप खुद देखिए कितना प्रोमिनेंट है। कब दांडी मार्च स्टार्ट हुआ? 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने स्टार्ट किया दांडी मार्च। कहाँ से कहाँ तक? साबरमती से स्टार्ट किया, साबरमती से स्टार्ट किया था उन्होंने, याद है, दांडी तक, ठीक है। प्रश्न संख्या 6, क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविंस हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ सत्याग्रहीज इन
महात्मा गांधी दांडी मार्च, वो कहाँ के थे? गुजरात के दोस्तों थे, गुजरात के, ठीक है। कौन कौन थे? 31 गुजरात के थे, महाराष्ट्र से 13 लोग थे, यूपी के 8 लोग थे, कच्छ से 6 लोग थे, केरला से 4, पंजाब से 3, राजपूताना से 3, बॉम्बे से 2 थे, ठीक है। तो कुल मिलाकर इतने इनके वॉलंटियर्स थे, सत्याग्रही थे दोस्तों, ये याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। कौन कौन थे? बॉम्बे से 2 लोग, दादू भाई और हीरालाल माहीमुत्रा, ठीक है। सिंध से 1 लोग थे, आनंद हिंगोरानी। नेपाल से 1 लोग थे, महावीर जिनका नाम था। तमिलनाडु से तपन नायर, आंध्र प्रदेश से सुब्रमण्यम, उत्कलवन से मोतीब दास, कर्नाटका से महादेव मार्तंड, बिहार से गिरधारी चौधरी, बंगाल से दुर्गेश चंद्र दास, ठीक है। इतने लोग सत्याग्रही थे, कुल मिलाकर के इतने लोग इनके फॉलोअर्स थे दोस्तों। चलिए प्रश्न संख्या 7, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आ जाते हैं। हो सकता है सवाल यहाँ से भी पूछ दे, क्योंकि ये एक फैक्ट है और हम इसे छोड़ के जाते हैं। और देखिए दोस्तों, हम सब रोबोट नहीं है, सब चीज़ याद नहीं हो सकती है, बट ड्यू टू प्रैक्टिस, ड्यू टू इमेंस लेवल ऑफ प्रैक्टिस, वी कैन अचीव ऑल द थिंग्स। जितना भी हम प्रैक्टिस करेंगे, हम सारी चीज़ों को अचीव कर जाएंगे, सारे क्वेश्चन को अचीव कर लेंगे, याद रखिएगा मेरी बात को। प्रश्न संख्या आ जाते हैं 7 पे दोस्तों। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मोमेंट वुमेन पार्टिसिपेशन इज कंसिडर टू बी द मैक्सिमम? सबसे ज़्यादा किस में था? साल्ट सत्याग्रह में था दोस्तों, याद रखेंगे, साल्ट सत्याग्रह। प्रश्न संख्या 8, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आ जाते हैं। कौन सा जो है पार्टिसिपेट किया था इन द साल्ट सत्याग्रह ऑफ गांधी जी? किसके साथ कौन कौन किया था? सरोजिनी नायडू भी की थी, राजकुमारी अमृत कौर भी की थी, कमला देवी चट्टोपाध्याय भी की थी। तो इनमें से मतलब सारे लोग किए थे, तो इसलिए डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न संख्या 9, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ आ जाते हैं दोस्तों। तो ये क्या पूछता है? अल्टीमेट गोल था जो गांधी जी का साल्ट सत्याग्रह का, वो क्या था? वो क्या था दोस्तों? वो था, आइए देख लेते हैं क्या था। 63वें बीपीएससी में आया हुआ था, देख लेते हैं। रिपील ऑफ साल्ट लॉ, ठीक है, कर्टेलमेंट ऑफ द गवर्नमेंट पावर, इकोनॉमिक रिलीफ ऑफ द कॉमन, या पूर्ण स्वराज फॉर इंडिया, ठीक है। आइए देख लेते हैं। ब्रिटेन का जो साल्ट एक्ट 1882 में था, प्रोहिबिट किया था, निषेध किया था भारतीयों को कि वो कलेक्ट नहीं कर सकते हैं और फॉर्म कलेक्टिंग ऑफ और सेलिंग सॉल्ट, वो ना वो कलेक्ट कर सकते हैं ना सेल कर सकते हैं नमक को। दे कैन बाई इट पुटिंग फाइनेंशियल बर्डन ऑन देम, ठीक है। गांधी जी डिड हिज साल्ट सत्याग्रह टू ब्रेक द साल्ट टॉप एंड दस कर्टेलिंग गवर्नमेंट पावर को क्या कर रहे थे? कर्टेल कर रहे थे। एंड ऑल्सो पुटिंग प्रेशर ऑन द रिपील ऑफ सॉल्ट, हैंस मोर वन ऑफ द, इससे अच्छा दोनों क्या है? दोनों का दोनों सही है। तो इकोनॉमिक पूर्ण स्वराज की बात तो नहीं की थी, ठीक है। कर्टेलमेंट था गवर्नमेंट का, हम लोग देखा भी था, तो दोनों ऑप्शन के सही है। तो ई ऑप्शन हमारा क्या सही होगा? देखिए 63वें बीपीएससी में आया हुआ सवाल था। प्रश्न संख्या 10, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ आ जाते हैं। 1930 में महात्मा गांधी ने स्टार्ट किया था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। कहाँ से उन्होंने स्टार्ट किया था? दांडी से स्टार्ट किया था। दांडी से कहाँ तक किया था दोस्तों? ठीक है। महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को 78 से 80 वॉलंटियर के साथ दांडी मार्च कहाँ किया था? फ्रॉम साबरमती आश्रम टू दांडी। कहाँ किया था? साबरमती आश्रम से दांडी की तरफ किया था। वो कहाँ पे पड़ता है? नेवसारा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात, ये याद रखेंगे, नेवसारा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। और वायलेट क्या किया था? साल्ट लॉ को अप्रैल 6, 1930 को, जो कि 390 किलोमीटर दूर था, चल करके 24 दिनों के अंदर। वाओ, ठीक है। महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को 78 से 80 वॉलंटियर के साथ स्टार्ट किया था फेमस दांडी मार्च। कहाँ से? साबरमती आश्रम से, याद रखेगा, साबरमती आश्रम से। कहाँ तक? मेरे घर तक नहीं किए थे, ये कहाँ तक किए थे? दांडी तक दोस्तों किए थे, दांडी तक। देखिए 65वें बीपीएससी और आईएएस में भी आया हुआ सवाल है, इसलिए मैं कह रहा हूँ। और कहाँ पड़ता था? गुजरात के किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ता था ये भी जान लीजिए, नवसारी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता था। और नमक कानून का क्या किया था? उन्होंने बहिष्कार किया था अप्रैल 6, 1930 को। और कितने किलोमीटर चले थे? 390 किलोमीटर 24 दिनों के अंदर। प्रश्न संख्या 11, क्वेश्चन नंबर 11, फॉर हाउ मेनी डेज डिड महात्मा गांधी लास्ट? कितने दिनों के लिए चले थे? 24 दिनों के लिए चले थे, ये याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। कुछ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट से जुड़े तथ्य हैं, वो स्टेटमेंट्स के रूप में दिए गए हैं, उनमें से कौन से सही हैं वो हमें बताना है। आइए आके देख लेते हैं। महात्मा गांधी वॉज नॉट पनिश्ड फॉर वायलेटिंग द सॉल्ट लॉ। वॉज नॉट पनिश्ड, ही वॉज पनिश्ड, ओके, ठीक है। तो ये क्या हुआ? गलत है दोस्तों, ठीक है।
मदन मोहन मालवीय, देवदास गांधी और के एम मुंशी जो थे पनिश फॉर वायलेटिंग द सॉल्ट लॉ, ये हमारा एकदम सही है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो था वो स्टार्ट हुआ विथ डांडी मार्च। डांडी मार्च के बाद स्टार्ट हुआ। डांडी मार्च जो है स्टार्ट हुआ, क्या हुआ, वो ब्रेक कर दिया था नमक को, नमक कानून को क्या उन्होंने क्या किया था, ब्रेक कर दिया था। प्रश्न संख्या 15 क्वेश्चन नंबर 15, जो हिस्टोरिक डांडी मार्च था, ठीक है ना, वो किससे एसोसिएटेड था, वायलेशन ऑफ साल्ट लॉ से एसोसिएटेड था। प्रश्न संख्या 16 क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ आ जाते हैं। कौन सा इवेंट जो है पहले हुआ, तो कौन हुआ, साइमन कमीशन 1927 में आया था, हम लोग ने देखा था। सबसे अंतिम में क्विट इंडिया मूवमेंट, देखिए सबसे अंतिम में कौन सा हुआ था आपका 1931 में गांधी इरविन पैक्ट हुआ था। क्विट इंडिया मूवमेंट की जो बात अगर है, सबसे अंतिम में नहीं, सॉरी, क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ था 1942 में, गांधी इरविन पैक्ट 1931 में। डांडी मार्च की बात करें, डांडी मार्च की बात करें तो 1930 में, और अराइवल ऑफ साइमन कमीशन हुआ था 1928 में, फरवरी के महीने में। तो ये इस तरीके से था, याद रखेंगे दोस्तों। एग्जामिनेशन प्रोस्पेक्टिव से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाने के लिए सवाल आ सकता है कि कौन सा इवेंट पहले हुआ और कौन सा इवेंट बाद में हुआ। तो देख लीजिए कितना प्रासंगिक है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। चलते हैं प्रश्न संख्या 17 क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। अप्रैल 6, 1930 को इंडियन हिस्ट्री को का किस लिए मनाया जाता है, किस लिए जाना जाता है, मनाया क्या जाता है, जाना जाता है। डांडी मार्च के लिए महात्मा गांधी क्या हुए थे, पहुंचे थे उस दिन, ये याद रखिएगा, साबरमती आश्रम से। और इसी मार्च, इसी जो इन्होंने जो ये पैदल यात्रा की थी, जो ये यात्रा की थी, इसकी तुलना हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने तुलना की थी नेपोलियन से। नेपोलियन ने कहाँ से, एल्बा से पेरिस तक की यात्रा की थी। उसी यात्रा को महात्मा गांधी की यात्रा से जोड़ रखा था, उसका संबंध दिखाया था कि महात्मा गांधी जो डांडी आपका साबरमती से डांडी तक चले थे। प्रश्न संख्या 18 क्वेश्चन नंबर 18, साल्ट एजिटेशन जो है लॉन्च हुआ है 22 महात्मा गांधी इन 1930, ये एकदम सही है दोस्तों, उनके साथ एकदम सही है, तो ये ट्रू है। महात्मा गांधी ऑब्जेक्ट टू वाज टू मेक सॉल्ट अवेलेबल फ्री टू द पुअर, तो ऐसा कुछ नहीं था, वो क्या थे, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का आगाज़ करना था उनको, इसलिए। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 19, देखिए मैं बोलता था कि स्टेटमेंट में क्वेश्चन आता है, ये देख लीजिए। आई वॉन्ट वर्ल्ड सिंपैथी इन द बैटल ऑफ राइट अगेंस्ट माइट, ये किसके द्वारा कहा गया है, गांधी जी जब डांडी मार्च कर रहे थे तब की बात इन्होंने कही थी, ये 6 अप्रैल 1930 को, जब फॉरेन और इंडियन रिपोर्टर सबको बुलाया था। प्रश्न संख्या 20 क्वेश्चन नंबर 20 की बात कर लेते हैं। कौन सा स्टेटमेंट है जो क्या सही नहीं है, जैसे ही नोट आए बड़ा सा गोला खींच दीजिए, नहीं तो आपका गोला बन जाएगा एग्जाम में। करेक्ट अबाउट द महात्मा गांधी डांडी मार्च, साबरमती आश्रम से स्टार्ट हुआ था, एकदम सही है। टर्मिनेट हुआ था डांडी पे बिसाइड द सी, एकदम सही है। महात्मा गांधी ने प्रिपेयर किया था साल्ट टू द सी शोर, प्रिपेयर किया नहीं था भैया, तोड़ा था, तो ये गलत है। इट वाज ऑल टुगेदर अ पेडेस्ट्रियन मार्च, पैदल एक यात्रा थी, एकदम सही है मित्रों। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है, गलत है, तो इस वजह से सी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 21 क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट महात्मा गांधी डांडी मार्च। इट वॉज एन टुगेदर अ पेडेस्ट्रियन मार्च, एकदम सही है। ये स्टार्ट हुआ था साबरमती मार्च से और एंड हुआ था डांडी पे, एकदम सही है। एंटायर मार्च जो साबरमती का वो 24 दिन में हुआ था दोस्तों, एकदम सही है। ये 15 मार्च को नहीं था, देखिए दोस्तों डेट पूछ लिया ना, 12 मार्च 1930, याद रखेंगे दोस्तों। कब पहुँचे थे, 6 अप्रैल 1930 को, तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। प्रश्न संख्या 22 क्वेश्चन नंबर 22, आफ्टर द अरेस्ट ऑफ गांधी जी सॉल्ट सत्याग्रह, हु टिक हिज प्लेस एज द लीडर ऑफ द मूवमेंट, किसने लिया था, अब्बास तैयब जी ने लिया था। अब्बास तैयब जी जब जेल चले गए तो किसने लिया था, याद रखेंगे, लिया था आपकी सरोजिनी नायडू ने, जिन्हें कहते हैं क्या कहते थे सरोजिनी नायडू को, सरोजिनी नायडू को क्या कहा जाता था, नाइटेंगल ऑफ सॉरी दोस्तों, माफ़ी चाहता हूँ उसके लिए, नाइटेंगल ऑफ इंडिया। ठीक है, नाइटेंगल ऑफ इंडिया किसको कहा जाता था, सरोजिनी नायडू जी को कहा जाता था। और किसके द्वारा दिया गया था, महात्मा गांधी के जी के द्वारा दिया गया था। किस लिए दिया गया था, उनके एक जो पोएट थी उसके लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23,
उनका एक वर्क था, पोएट था, उसके लिए दिया गया था दोस्तों, ये याद रखिएगा, वर्क है, वर्क के लिए दिया गया था। प्रश्न संख्या 23, क्वेश्चन नंबर 23 पे आ जाते हैं। वेयर वाज महात्मा गांधी व्हेन महात्मा गांधी व्हेन अ रेड वाज मेड बाय गांधी वॉलंटियर और धरसाना साल्ट रिपोर्ट, कहाँ पे था, उनको कहाँ भेजा गया, यरवाड़ा जेल में भेजा गया, याद कर रखिएगा दोस्तों, यरवाड़ा जेल। प्रश्न संख्या 24, क्वेश्चन नंबर 24, आचार्य विनोबा भावे जो थे उनको अरेस्ट कर लिया गया पहली बार, टेकिंग पार्ट इन किस में किए थे, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में। प्रश्न संख्या 25, क्वेश्चन नंबर 25, गांधी जी ने स्टेड द फॉरेन जर्नलिस्ट एड इन हिज साबरमती आश्रम ड्यूरिंग द डांडी मार्च, ही वाज, वो कौन थे, वो वेब मिलर थे, जो ये वक्ता लिखे थे अपने उसमें क्या कहते हैं, जर्नल में, न्यूज़पेपर में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, प्रश्न संख्या 26, जो नेम था फॉरेन जर्नलिस्ट का जिन्होंने रिपोर्ट बनाया था अबाउट सत्याग्रह धरसना साल्ट वर्क्स, वो कौन थे आपके, वेब मिलर थे दोस्तों, वेब मिलर, ठीक है। प्रश्न संख्या 27 पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। हु अमंग द फॉलोइंग अमेरिकन वाज विद द महात्मा गांधी ड्यूरिंग द इज डांडी मार्च, वो कौन थे, वेब मिलर थे दोस्तों, वेब मिलर। आ जाते हैं प्रश्न संख्या 28, क्वेश्चन नंबर 28 पे, कौन सा जो और किसने ऑर्गेनाइज किया था मार्च ऑन द तंजौर कोस्ट और ब्रेक किया था साल्ट लॉ इन अप्रैल 1930, वो कौन थे, सी राजगोपालाचारी थे, ठीक है। प्रश्न संख्या 29, क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ आ जाते हैं। इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में जो खुदाई खिदमतगार था, जिसे हम रेड शर्ट भी कहते हैं, लाल कुर्ते वाले भी कहते थे, वो क्या थे, एक यूनियन पख्तून ट्राइबल था, एरिया ऑफ नॉर्थ वेस्ट इन अफगानिस्तान, गलत है दोस्तों, ये पठान रीजन में थे, नेशनल यूनिटी लाना चाहते थे एज अ स्ट्रगल अगेंस्ट द कॉलोनिज्म। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा मित्रों। प्रश्न संख्या 30, क्वेश्चन नंबर 30, रेड शर्ट ऑर्गेनाइजेशन जो था ये फाउंड किसके द्वारा किया गया था, ये फाउंड किया गया था कि थ्रू आउट द ब्रिटिशर्स, इसीलिए इसका फॉर्मेशन हुआ था। लाल कुर्ती मूवमेंट जो है किसने स्टार्ट किया था, खान अब्दुल गफ्फार खान ने किया था दोस्तों, ये याद रखेंगे। प्रश्न संख्या 32, क्वेश्चन नंबर 32, जो सोल्जर थे गढ़वाल रेजिमेंट के, उन्होंने रिफ्यूज कर दिया था फायर ऑन द रिवोल्यूशनरी, क्यों, वो किस एसोसिएटेड थे, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट से एसोसिएटेड थे। प्रश्न संख्या 33, क्वेश्चन नंबर 33, किसका नाम जो है एसोसिएटेड है पेशवार इंसिडेंट ऑफ 1930, वो है वीरचंद्र सिंह गढ़वाली, ठीक है, याद रखिएगा, हम लोगों ने पढ़ा भी था दोस्तों, ये ऐसे सवाल पूछ लिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, एट द टाइम ऑफ नेशनल मूवमेंट हु स्टार्ट 10 रोजा पीरियोडिकल, ये कौन थे, अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा स्टार्ट किया गया था, याद रखेंगे, 10 रोजा पीरियोडिकल। जीतरांग मूवमेंट जो है वो स्टार्ट किया था किस रिजाइन में, कोट ट्राइबल थी मणिपुर की, रानी गैदनलियू। प्रश्न संख्या 36, क्वेश्चन नंबर 36, जो एजिटेशन था चंद्रकारी टैक्स ऑन बेगूसराय, ये पार्ट किसका था दोस्तों, ये देखिए 42वें बीपीएससी में आया हुआ था क्वेश्चन, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट से रिलेटेड है दोस्तों, ये याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 37, क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ आ जाते हैं। हु लेड द साल्ट सत्याग्रह इन भागलपुर, किसने किया था, वो थे महादेव लाल शर्राफ थे, उन्होंने किया था दोस्तों। 65वें बीपीएससी में आया हुआ सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रश्न संख्या 38, क्वेश्चन नंबर 38, आफ्टर द फेलियर ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट गांधी जी गेव इंपॉर्टेंस टू कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम, वो उसके बाद एक्टिव राजनीति से क्या करते थे, अपने आप को बर्खास्त कर लेते हैं, हटा लेते हैं अपने आप को, बर्खास्त इन द सेंस क्या, अपने आप को रिटायर कर लेते हैं और केवल हरिजन के लोगों का सेवा करते हैं, और उन्होंने ही एक मैगजीन चलाई थी जिसका नाम था हरिजन दोस्तों, याद रखेंगे। इस सत्र का, इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन नंबर 39 है। प्रभावती देवी ये जो एक फ्रीडम फाइटर थी, ये किस फील्ड से रिलेटेड थी दोस्तों, किस फील्ड से रिलेटेड थी, ये पटना से रिलेटेड थी दोस्तों, प्रभावती देवी। ये एक वुमेन थी, कहाँ की, महिला थी, बिहार की, प्रभावती देवी, राजवंशी देवी, सुनीति देवी, राधिका देवी, इन्होंने अब क्या किया, कंट्रीब्यूट क्या फ्रीडम मूवमेंट में। प्रभावती देवी एक क्या थी, फ्रीडम फाइटर थी, कहाँ से, पटना से एसोसिएटेड है। 48वें 52वें बीपीएससी में आया हुआ सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, याद रखिएगा। तो दोस्तों बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को देख लिया, जो कि हमारे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का एक सुनहरा पन्ना था और जिसकी वजह से हम लोगों को भारत की स्वतंत्रता में बहुत बड़ा इसका योगदान भी था। अगला टॉपिक जो है आज का वो है गांधी इरविन पैक्ट, जिसे हम हिंदी में कहते हैं गांधी इरविन का समझौता। ये क्या था, क्या इसका दृष्टिकोण था, आइए देख लेते हैं। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से कितना महत्वपूर्ण था, आइए देखते हैं बिना फर्दर डिले किए हुए। गांधी इरविन पैक्ट, वाइसरॉय इरविन जो थे उन्होंने रिलीज़ किया गांधी जी को जेल से, कब, 26 जनवरी 1931, याद कर लीजिए डेट को, 26 जनवरी 1931 को हमारे बापू को रिलीज़ कर दिया जाता है, ठीक है ना, वाइसरॉय इरविन के द्वारा।
कंसिडरिंग द इंक्रीज इन्फ्लुएंस ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ठीक है ना, क्योंकि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की जो आग थी वो इतनी ज़्यादा भयंकर वो बढ़ रही थी, उसके इन्फ्लुएंस को इंक्रीज होती जा रही थी, इसलिए गांधी जी को रिलीज़ करना पड़ा। ये जो था वार्ता वो किसके किसके बीच में हुई, ये अब इस टॉपिक में देखते हैं किसके किसके बीच में हुई। ये हुई वार्ता गांधी जी और इरविन के बीच में, जो कब स्टार्ट हुआ, फरवरी 1931 में, विद द एफर्ट्स ऑफ तेज बहादुर सप्रू और एम.आर. जयकर ये के बीच में के द्वारा के एफर्ट्स के द्वारा हुआ। कौन कौन थे ये प्रोमिनेंट लीडर्स? तेज बहादुर सप्रू और एम.आर. जयकर, ये हमारे प्रोमिनेंट लीडर्स थे। इनके ही एफर्ट्स के द्वारा गांधी इरविन समझौता होने की नौबत को ले आया गया। गांधी इरविन पैक्ट जो है वो साइन हुआ 5 मार्च 1931 को, और सरोजनी नायडू ने टर्म किया इरविन एंड गांधी एज अ टू महात्मास। किसके द्वारा कहा गया? हमारी स्वर्ण कोकिला और नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, किसे कहते थे? सरोजनी नायडू, ठीक है ना, ठीक है ना। इनको क्या कहा जाता था? नाइटिंगेल ऑफ इंडिया इनको कहा जाता था दोस्तों, ये पूछ सकता है। और ये हमारी क्या थी? भारतीय देखते ना, इंडियन नेशनल कांग्रेस की ये पहली भारतीय महिला अध्यक्ष भी थी, ये याद रखेंगे, ठीक है। सरोजनी नायडू, इनको क्या कहते थे? नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। इन्होंने ही क्या कहा था? इरविन और गांधी को एज अ टू महात्मास। इस पैक्ट में क्या था दोस्तों? इस पैक्ट में क्या था आइए देख लेते हैं। अंडर द लीडरशिप ऑफ गांधी जी, कांग्रेस डिसाइडेड टू विड्रू द मूवमेंट। गांधी जी के नेतृत्व में ही कांग्रेस को क्या करना है? इस आंदोलन को वापस लेना होगा। दूसरा पॉइंट क्या था? जितने भी प्रिजनर्स थे, जितने भी जो कैदी थे इस वॉर में, ठीक है ना, हैड नो केसेस ऑफ द वायलेशन टू बी रिलीज, ठीक है ना, उनको रिलीज कर देना और बिना किसी वायलेंस के केस के साथ उनको छोड़ना है। तीसरा पॉइंट यह था, राइट टू पीसफुल प्रोटेस्ट एट शॉप ऑफ फॉरेन क्लोथ्स एंड लिकर शॉप। वो पीसफुल प्रोटेस्ट कर सकते हैं फॉरेन क्लोथ्स का और लिकर शॉप पे भी। चौथा पॉइंट था, परमिशन टू मेक सॉल्ट इन कोस्टल स्टेट्स विदाउट सॉल्ट टैक्स। बिना सॉल्ट टैक्स दिए, बिना नमक का क्या था टैक्स दिए हुए, ठीक है ना, बिना नमक का कर अदा किए हुए वो उनको परमिशन था कि वो कोस्टल स्टेट्स में अपना सॉल्ट बना सकते हैं, इन्होंने बोला। पांचवा पॉइंट ये था, कांग्रेस को एग्रीड किया कांग्रेस को एग्रीड करना होगा कि वो पार्टिसिपेट क्या करे? सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। पीपल ने, जो वहाँ के जो हमारे भारतीय देश की जनता थी, वह डिसअपॉइंटेड बाय दिस पैक्ट, क्योंकि इन्होंने क्यों ये डिसअपॉइंटेड थी इस पैक्ट से? क्योंकि यहाँ पे उसी समय एक रिवॉल्यूशनरी, मात्र महज 24 साल से भी कम उम्र रही होगी, हमारे भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की, उन लोगों की फांसी की बात को, कैंसिलेशन करने की बात को नहीं माने। ये लोग इस पैक्ट में नहीं बात किए। ये एक हमारी जो भारत की जो जनता थी वो खफा थी और डिसअपॉइंटेड थी, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही बड़े हीरो हैं, नेशनल हीरो। इन्हें नेशनल, यही जो फिल्मों में हीरो होते हैं ना, वो क्या हीरो होंगे? ये ही हमारे सच्चे हीरो हैं। इनकी गाथा ना, आप कितने भी जन्म कहते हैं ना, ये देश चला जाएगा, ये देश बदलता चला जाएगा, ठीक है ना, लेकिन इनकी गाथा है ना, ये देश तो देश रहेगा, हम रहें या ना रहें, लेकिन देश तो देश रहेगा ही दोस्तों। और ये जो है ना हमारे हीरोज़, इन्होंने अपना आत्म बलिदान दिया। और सोचिए, आत्म बलिदान देना बहुत बड़ी बात होता है। वो भी लोग सोचिए, रोते रोते नहीं, हंसते हंसते चढ़ गए हमारे जो नेशनल हीरोज़ हैं, फांसी की ओर चढ़ गए, और उन्होंने अपना क्या हुआ, उनको फांसी की सज़ा भी सुनाई दी गई। तो वहीं पे क्या, इसी जो ये वक्ता हुआ, ये 5 जो इन्होंने पैक्ट लिखाया गांधी इरविन पैक्ट में, इसमें ये पैक्ट में ये शामिल नहीं था। इसी वजह से जो भारतीय जनता थे डिसअपॉइंटेड थी इस पैक्ट की वजह से, क्योंकि दिस डिड नॉट इंक्लूड द कैंसिलेशन ऑफ हैंगिंग ऑफ भगत सिंह, सुखदेव एंड राजगुरु। जो बायोग्राफर थे इरविन के, एलन कैम्बेल जॉनसन जिनका नाम था, टर्म द बेनिफिट्स टू गांधी इन गांधी Irwin Pact as consolation prize and said this pact was the only surrender of Irwin agreeing for the conversation, ठीक है ना। ये किसके द्वारा कहा गया था? एलन कैम्बल के द्वारा कहा गया था। एलन कैम्बल के द्वारा क्या कहा गया था? द बेनिफिट्स टू गांधी इन गांधी इरविन पैक्ट, द बेनिफिट्स टू गांधी इन गांधी इरविन पैक्ट एज कॉन्सिलेशन प्राइज एंड सेट दिस पैक्ट वॉज ओनली सरेंडर, ये केवल सरेंडर है ऑफ इरविन एग्रीइंग फॉर द कन्वर्सेशन, सिर्फ कन्वर्सेशन के लिए उनका ये एक सरेंडर है दोस्तों। ये एलन कैम्बल का वक्ता था। तो बहुत अच्छी तरीके से क्या गांधी इरविन पैक्ट के जो पैक्ट्स थे 5 पॉइंट, वो यह हम लोग ने देख लिया है।
और किसके द्वारा ये एफर्ट्स लगाए गए, वो भी हमारे फेमस लीडर्स थे जिन्होंने क्या कहते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में बहुत ज़्यादा मदद किया, तेज बहादुर सप्रू और हमारे एम.आर. जयकर ने। आ जाते हैं इस सवाल के अब श्रृंखला पे, प्रश्न संख्या 1 क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। जो मेन पर्पस था गांधी इरविन पैक्ट का वो क्या था, टू मेक पार्टिसिपेशन ऑफ कांग्रेस ईजियर इन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, यही इनका मेन गोल था, मेन और सोल गोल था। तो ऑप्शन नंबर ये हमारा सही हो जाएगा। कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, वो कौन से सही हैं ये बताना है, देख लेते हैं। आइए, पहला और स्टेटमेंट है इन्विटेशन टू कांग्रेस टू पार्टिसिपेट इन द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ऐसा ये चाहते थे, एकदम सही है। दूसरा ऑप्शन क्या है, विड्रॉल ऑफ ऑर्डिनेंस प्रोमुलेटेड इन कनेक्शन विद द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ऐसा था, ये चाहते थे, ये भी था कि वो प्रोमुलेट क्या लें, विड्रॉल कर लें, क्या सिविल डिसोबीडियंस, सविनय अवज्ञा आंदोलन को क्या कर लें, वो वापस ले लें मित्रों, ये उनका चाहना था। एक्सेप्टेंस ऑफ गांधी सजेशन टू फॉर इंक्वायरी इनटू पुलिस एक्सेस, ऐसा नहीं चाहते थे, वो चाहते थे कि सारे के सारे जो हमारे स्वतंत्रकारी हैं, आंदोलनकारी हैं या लीडर्स हैं, उनको आप फ्री कीजिए बिना किसी उनके ऊपर वायलेंस केस को लगाए हुए। तो ऑप्शन ये गलत हो जाएगा। रिलीज ऑफ ओनली दोज प्रिजनर हु वेयर नॉट चार्ज विद वायलेंस, ये एकदम चाहते थे दोस्तों, जो वायलेंस के साथ नहीं थे वो ये चाहते थे। तो ऑप्शन नंबर 4 भी क्या हो जाएगा हमारा सही होगा। तो 1, 2, 4 जो ऑप्शन सही हो जाएगा, तो इस हिसाब से बी ऑप्शन हमारा सही हो गया दोस्तों। प्रश्न संख्या 3 क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आ जाते हैं। और याद रखिएगा सेकंड जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था वो हुआ था आपका लंदन में, ठीक है। गांधी इरविन पैक्ट जो हुआ साइन हुआ 1931 में, याद रखिएगा 1931 में हुआ था दोस्तों, ये आप लोगों को याद रखना है। 4 मार्च, क्वेश्चन नंबर 4, 4 मार्च कह रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 4, सॉरी फॉर दैट, क्वेश्चन नंबर 4 प्रश्न संख्या 4, गांधी इरविन पैक्ट जो है वो कब हुआ, 1931 में हुआ। देखिए कितना बीपीएससी, यूपीपीसीएस, यूपीएससी सब चीज़ पूछ रहा है दोस्तों, सवालों का भरमार है। आपकी आंखें अब तक नहीं खुली थी, अब अपने चक्षु खोल लीजिए और अपने कान के दरवाजे को भी खोल लीजिए, क्योंकि यहीं से सिलेक्शन होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5 क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। जो दूसरा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस था जो लंदन में जिसकी हुआ था, ये क्या था, इन द बैकड्रॉप ऑफ, किसके बैकड्रॉप पे हुआ था, गांधी इरविन पैक्ट के बैकड्रॉप पे हुआ था। प्रश्न संख्या 6 क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आ जाते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग लीडर्स डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, वो कौन थे जिन्होंने नहीं किया था, हमारे राजेंद्र बाबू थे, जिन्हें हम राजेंद्र प्रसाद पहले राष्ट्रपति थे हमारे भारत के। प्रश्न संख्या 7 क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। अमंग द फॉलोइंग हुज एडजर्नमेंट वाज प्रपोज्ड इन गांधी इरविन पैक्ट, वो किसका लिया गया था, किसका विड्रॉ करना है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को दोस्तों, ठीक है। प्रश्न संख्या 8 क्वेश्चन नंबर 8, कौन जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है साइनिंग गांधी इरविन पैक्ट में, वो तेज बहादुर सप्रू थे और एम.आर. जयकर भी थे, जिनको हम भूल नहीं सकते। 47वें बीपीएससी में आया हुआ सवाल है, यूपीपीसीएस में आया हुआ सवाल है। कितना ज़्यादा सवाल आ रहा है आपको खुद देखना है, आंखें खोलो मित्रों, कब तक सोगे, कब तक, दुनिया जल रही है, ठीक है, लोग पढ़ रहे हैं, आंखें खोलो प्लीज़, खोलो और पढ़ो, जितना बता रहा हूँ उतना पढ़ो, सिलेक्शन तय है। प्रश्न संख्या 9 क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ आ जाते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन कॉल्ड इरविन एंड गांधी टू महात्मा, किसको कहा था, किसने कहा था, अभी हम लोग ने पढ़ा, हमारी नाइटिंगेल ऑफ इंडिया जिन्हें हम कहते हैं सरोजिनी नायडू, ठीक है। सरोजिनी नायडू जी ने क्या कहा था, इन दोनों को, इरविन और गांधी जी को, 2 महात्माएं हैं ये, 2 महात्मा हैं ये, ठीक है। प्रश्न संख्या 10 क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ आ जाते हैं। किसने सबसे मेजर रोल प्ले किया था मीडिएटर इन गांधी इरविन पैक्ट, वो कौन थे, तेज बहादुर सप्रू और एम.आर. जयकर। क्या दिक्कत है इस एग्जामिनर को, क्यों नहीं पूछता है एम.आर. जयकर भी थे, एम.आर. जयकर, बता दे रहा हूँ बार बार, क्योंकि भूल मत जाइएगा, आदमी कुछ पढ़ता है कुछ भूलता है, ये इंसान की प्रवृत्ति है, इसीलिए बार बार जितने भी फैक्ट इंपॉर्टेंट है बार बार मैं बोलता हूँ, बार बार। इतना आपको टॉर्चर आपको लगता होगा, मेरा टॉर्चर अगर आप हो रहे हो तो हो, मैं सिलेक्शन दिला के रहूँगा, ये मेरी अब अपनी ज़िद्द है। जो मुझसे जुड़ा है, जो इस बीपीएससी डिमिस्टिफाइड के परिवार से जुड़ा है, जो बिहार का बच्चा, चाहे किसी भी स्टेट सर्विस का बच्चा है, इससे बाहर नहीं आएगा मित्रों, ये आप लिख लो, ठीक है। जब ये पूरा हो जाएगा इसके बाद मैं एक आपको अलग से हिस्ट्री की क्लास दूंगा, मॉडर्न हिस्ट्री। अब बिहार के लिए एग्ज़ाम पास है तो बिहार के लिए हम मेहनत कर रहे हैं, और जैसे जैसे एग्ज़ाम सबके पास आते जाएंगे अपन मेहनत उसी हिसाब से भी करते रहेंगे। आते हैं क्वेश्चन नंबर इस सत्र का, इस सेशन का, गांधी इरविन पैक्ट का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, प्रश्न संख्या 11 पे आ जाते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग
टुक महात्मा गांधी गेन द गांधी इरविन पैक्ट एज अ कॉन्सोलेशन प्राइज। किसने कहा था? एलन कॉम्बेल जॉनसन ने कहा था। ये याद रखिएगा, एलन कॉम्बेल जॉनसन। ये बायोग्राफर थे किसके? इरविन के, एलन कॉम्बेल जॉनसन। इन्होंने टर्म किया था गांधी जी गेन इन द गांधी इरविन पैक्ट एज अ कॉन्सोलेशन प्राइज एज द ओनली सरेंडर ऑफ इरविन टू अग्रीइंग फॉर द कन्वर्सेशन। ठीक है ना, तो केवल एलन कॉम्बेल क्या हमारा को सही हो जाएगा दोस्तों। तो बहुत ही अच्छे तरीके से क्या गांधी इरविन समझौता था, किसके द्वारा लाया गया, हमारे प्रोमिनेंट लीडर्स थे जिनके एफर्ट्स के द्वारा गांधी इरविन समझौता हो पाया, वो हमारे थे एम.आर. जयकर और तेज बहादुर सप्रू जी। और इस पॉइंट में केवल हमारे जो बहुत ही फेमस लीडर थे क्या कहते हैं, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु जी, उनकी क्या कहते हैं फांसी को कैंसिलेशन नहीं किया था, जिस वजह से हमारा देश पूरा क्या था, कहते हैं ना, होपलेस हो चुका था कि क्यों नहीं गांधी जी ने आखिर कहा। तो वो तो एक बात देश के क्या कहते हैं इतिहास के पन्ने में वो भी दर्ज है। बढ़ते हैं बिना फर्दर डिले किए हुए अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक हमारा क्या है? बहुत ही छोटा सा टॉपिक लेकिन बहुत ही अच्छा टॉपिक, एक इतिहास के पन्ने में ये भी दर्ज है दोस्तों, इनको भी देखिएगा। बिना फर्दर डिले किए हुए हम स्टार्ट करते हैं कराची सेशन। कराची सेशन 1931 का जो कराची सेशन है उनको देख लेते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस को ने 26 से 31 मार्च 1931 को क्या हेल्ड किया? कराची सेशन हेल्ड किया। किसकी अध्यक्षता में? वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें हम क्या कहते थे? आयरन मैन ऑफ इंडिया कहते थे। ठीक है ना, इन्हें आयरन मैन कहते थे। ठीक है ना, वल्लभ भाई पटेल ये क्या थे? प्रेसिडेंट है टू पास द गांधी इरविन पैक्ट। इंडियन नेशनल कांग्रेस जो थी उनने क्या कहते हैं 26 से 31 मार्च तक 1931 में क्या रखा? कराची सेशन रखा वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में, जो कि पास कर रहा था गांधी इरविन पैक्ट, जिसे हम दिल्ली समझौता भी कहते हैं, दिल्ली पैक्ट भी कहते हैं। इस सेशन में पहली बार क्या हुआ? पहली बार ये हुआ कि रिजोल्यूशन लाया गया। रिजोल्यूशन क्या लाया गया? फंडामेंटल राइट का और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का। फंडामेंटल राइट का, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का याद किया गया, यही पास कराएगा दोस्तों। याद कर लीजिए दोस्तों, जब तक आपको पास नहीं करा लूँगा तब तक नहीं छोड़ूंगा, ये प्रतिज्ञा है मेरा। फंडामेंटल राइट और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को पास किया गया दोस्तों। ठीक है, ऑन सम पीपल इसको अपोज कर रहे थे इस सेशन को गांधी जी के। गांधी कैन डाई बट नॉट गांधीज़म। ऑन सम पीपल अपोजिंग दिस सेशन, कुछ लोग थे जो उनको अपोज कर रहे थे इस सेशन के। गांधी जी ने कहा गांधी मर सकते हैं लेकिन गांधीवादी नहीं मर सकता है। ठीक है ना, बट नॉट गांधीज़म। ठीक है ना, गांधी जी ने ये कहा, गांधी जी इस दुनिया में भले ना रहें लेकिन गांधीवाद पूरे ये फैलता रहेगा। ये पहला सेशन था जहाँ पे पूर्ण स्वराज को डिफाइन किया गया था। याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, अति महत्वपूर्ण, अति 2-4 बार अपने तरफ से भी लगा लीजिएगा, पड़ोसी से भी कह दीजिएगा, अति महत्वपूर्ण। ठीक है, उतने बार अति। ठीक है, अति महत्वपूर्ण। पहला क्या था? पहला सेशन था जहाँ पे पूर्ण स्वराज को क्या किया गया था? डिफाइन किया गया था, उसकी व्याख्या की गई थी। अगला पॉइंट क्या है? रिजोल्यूशन ऑन द फंडामेंटल राइट एंड नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को ड्राफ्ट किया गया था हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा विद द हेल्प ऑफ एम.एन. रॉय। एम.एन. रॉय जी के मदद के द्वारा जवाहरलाल नेहरू ने हमारा ड्राफ्टिंग किया था किस चीज़ का? हमारे मूल अधिकारों को और राष्ट्रीय आर्थिक जो पॉलिसीज़ हैं, नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज़ हैं, ठीक है ना, उनको ड्राफ्ट किया था। किसके द्वारा किया गया? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया। अति महत्वपूर्ण, फिर कहूँगा अति महत्वपूर्ण। किसके हेल्प से? एम.एन. रॉय। अति महत्वपूर्ण। पूर्ण स्वराज डिफाइन हुआ, अति महत्वपूर्ण। गांधी मर सकते हैं, गांधीज़म नहीं मर सकता, अति महत्वपूर्ण। किसने कहा था? गांधी जी ने। देख लो सर, कितने फैक्ट हैं, कितना क्रिस्प ये घटना चक्र जो बनाया है, इस टर्म को, घटना चक्र को जो ये बनाया, डिज़ाइन किया गया एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, टू द पॉइंट है। इतना पढ़ लीजिए, कहीं ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है। प्रीवियस ईयर जिसके हाथ में है, जिसके हाथ में गाइडिंग टॉर्च है, वो जान जाएगा कि किस तरीके के सवाल फ्रेम हो सकते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है, सुभाष चंद्र बोस ने टर्म किया इस सेशन को। ये क्या था? पिनाकल ऑफ महात्मा गांधी पॉपुलरिटी एंड प्रेस्टीज। ये क्या था? एक पिनाकल था महात्मा गांधी के पॉपुलरिटी और प्रेस्टीज का। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। किसके द्वारा कहा गया? हमारे नेताजी के द्वारा कहा गया। क्या कि पिनाकल ऑफ महात्मा गांधी पॉपुलरिटी एंड प्रेस्टीज।
तो बहुत ही अच्छे तरीके से कराची सेशन में किस तरीके से हमारे मूल अधिकार एवं राष्ट्रीय आर्थिक नीतियां जो थी जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा और साथ में उनके सहयोगी थे एम एन रॉय के द्वारा ड्राफ्ट किया गया, उन्होंने हम लोग ने देख लिया। और इसकी अध्यक्षता जो कराची सेशन की थी हमारे किसने किया था, हमारे फेमस लीडर जिसे हम आयरन मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं, वो हमारे कौन थे, वल्लभ भाई पटेल थे। और ये कहाँ हुआ था, कराची में हुआ था 26 से 31 मार्च 1931 तक, ये याद रखिएगा दोस्तों। पहला सवाल प्रश्न नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ जाते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग प्रेसाइडेड ओवर द कराची सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, कौन ने की थी अध्यक्षता, हमने अभी पढ़ा है वल्लभ भाई पटेल। 26 से 31 मार्च 1931 कहाँ हुआ था, कराची में हुआ था, याद रखेंगे दोस्तों। और यहाँ पे गांधी जी ने एक अपना वक्ता दिया था कि गांधी जी इस दुनिया में भले नहीं रहे लेकिन गांधीवाद रहेगा, जिंदा रहेगा। इट वॉज द फर्स्ट टाइम व्हेन द कांग्रेस डिस्क्राइब द टर्म ऑफ कंप्लीट इंडिपेंडेंस, पूर्ण स्वराज का जो उद्देश्य था इस सेशन के द्वारा ले आया गया दोस्तों, मित्रों ले आएगा, ये याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। प्रश्न संख्या 2 क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आ जाते हैं। किसने ड्राफ्ट किया था रिजोल्यूशन ऑफ फंडामेंटल राइट और कराची सेशन 1931 का, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था विथ एम एन रॉय के हेल्प से। हेल्प करने वालों को कभी नहीं बोलते। IAS प्री 2010, IAS प्री 2005, देखिए सवालों को दोस्तों, आंखें खोलिए, प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, आंखें खोलो, जागो मोहन जागो, देखो किस तरीके के सवाल आ रहे हैं। प्रश्न संख्या 3 क्वेश्चन नंबर 3, हु अमंग द फॉलोइंग हैड रिगार्डेड द कराची सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस 1931, किसने कहा था पिनैकल ऑफ महात्मा गांधी पॉपुलरिटी एंड प्रेस्टीज, ये किसने कहा था, हमारे नेताजी ने कहा था, जिनका नाम था सुभाष चंद्र बोस। कुछ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स में दिए गए हैं ड्यूरिंग द इंडियन स्ट्रगल फॉर इंडियन इंडिपेंडेंस, जो कूट है वो बताना है कौन पहले, उसके बाद कौन, उसके बाद कौन। देखिए अब एग्जीक्यूशन ऑफ भगत सिंह का जो हुआ था, एग्जीक्यूशन हुआ था आपका भगत सिंह का, ठीक है। एक मिनट सर, एक मिनट यार, ये ऊपर नीचे क्यों हो जा रहा है, हाँ ठीक है, सॉरी। भगत सिंह का एग्जीक्यूशन हुआ था, वो क्या हुआ था आपका, वो देख लेते हैं। ये पहले हुआ था 23 मार्च 1931 को, याद रखिएगा 23 मार्च 1931 को। उससे पहले क्या हो गया था, गांधी इरविन समझौता हो गया था। अभी हम लोग ने देखा था गांधी इरविन समझौता, आइए दिखा देते हैं और आपको एक बार पुष्टि भी करा देते हैं। गांधी इरविन समझौता हुआ था 26 जनवरी 1931, 26 जनवरी 1931। मैं थोड़ा सा भूल गया था इसलिए मुझे भी देखना ज़रूरी था, मैं झूठ नहीं बोलता दोस्तों, ठीक है। 26 जनवरी 1931। तो सबसे पहले कौन सा हुआ, गांधी इरविन समझौता हुआ 4 नंबर पे पहला, फिर हुआ एग्जीक्यूशन आपका किसका, भगत सिंह और सुखदेव और राजगुरु जी का 23 मार्च 1931, ठीक। फिर क्या आया आपका, कराची सेशन आया, ठीक है, कराची सेशन हुआ इंडियन नेशनल कांग्रेस का। कब हुआ दोस्तों, ये भी आप देख लीजिए कब हुआ, ये हुआ 26 से 31 मार्च 1931 के बीच में, ये याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। आप फिर उसके बाद 26 से 31 मार्च, 26 से 31 मार्च, देखिए कितना नैरो है दोस्तों, कितना नैरो चीज़ें दिया है, आप सोच भी नहीं सकते। एग्जामिनर इतना चालू है, इतना चालू, इतना चालू है, एक एक चीज़ें आपको जब तक डॉट को कनेक्ट नहीं करेंगे। मेरा प्रीवियस ईयर पढ़ाने का उद्देश्य यही है कि आपको सवाल से रूबरू कराऊं। मैंने आपको लिस्ट दिया हुआ है, प्लीज़ जाके उसको देखो प्लीज़। और जैसे ही ये ख़त्म होगा मैं कोशिश करूंगा कि स्टैंडर्ड बुक्स भी आपको कवर कराऊं इसी चैनल के द्वारा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ, 26 से 31 मार्च 1931 को हुआ दोस्तों, ठीक है, याद रखेंगे आप, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ। तो उस हिसाब से 4 3 2 1 हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। और ये कहाँ हुआ था, लंदन में हुआ था, याद रखेंगे दोस्तों 7 सितंबर 1931 को। प्रश्न संख्या 5 क्वेश्चन नंबर 5, कुछ इवेंट फिर हैं नेशनल मूवमेंट से रिलेटेड, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगा रहा है, आइए देख लेते हैं। UPPCS मेंस 2009 में आया हुआ सवाल, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था दोस्तों, अभी हम लोग ने देखा था गांधी इरविन समझौता कब हुआ था दोस्तों, कब हुआ था, ये हुआ था आपका 26 जून 1931 को। 26 मार्च 1931 को राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह का एग्जीक्यूशन हुआ था, और उसके बाद हुआ था हमारा कराची सेशन, कराची सेशन हुआ था दोस्तों, याद रखेंगे। कब हुआ था, 26 मार्च, ये 23 मार्च है दोस्तों, 26 नहीं है, यह है 26 से 31 मार्च 1931 को कराची सेशन हुआ था दोस्तों, याद रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा दोस्तों।
प्रश्न संख्या 6 क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आ जाते हैं। फिर से एक इवेंट और फिर से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। समझ लीजिए कि आपको क्रोनोलॉजी कितना इंपॉर्टेंट है, सारी की सारी घटनाक्रम इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मैं जितना भी लेक्चर में पढ़ाता हूँ एक भी चीज़ फालतू का नहीं है, फालतूगिरी करने नहीं आया हूँ। आपके सिलेक्शन के लिए अपना टाइम दे रहा हूँ, अपना समय। मुझे क्या मिल रहा है? कुछ नहीं मिलता दोस्तों। ये एक सर्विंग है, ये एक सेवा भावना है, ठीक है ना। सेवा भावना के हिसाब से मैं पढ़ाता हूँ और सेवा करना है आप लोगों की दोस्तों। और आप लोगों को भी सिलेक्शन हो जो उन बच्चों को, जिन बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं, जिन बच्चों के पास रिसोर्सेस नहीं है, उन बच्चों के लिए अवेल करने के लिए आया हूँ। तो देखिए दोस्तों, बच्चों ये देखो, ये दोस्तों ये देखो कि देखो ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सवाल आते हैं। ये भी एक पैटर्न है एग्जामिनेशन का। गांधी इरविन समझौता फिर 26 जैन 1931 याद रखेंगे। कराची सेशन 26 से 31 मार्च 1931। एग्जीक्यूशन कब हुआ था भगत सिंह का? 23 मार्च 1931। पूना पैक्ट अभी हम लोग नहीं पढ़ा है, अभी देख लेंगे। तो इस हिसाब से सबसे पहले कौन सा हुआ? 26 हुआ 26 जनवरी 1931। तो 1, 3, 2 और फिर लास्ट में हुआ पूना पैक्ट, जो कि आगे आने वाला है। इसका अंदेशा है कि हम आगे पूना पैक्ट पढ़ना है। पूना पैक्ट कब हुआ? सितंबर 24, 1931। और सेकंड आरटीसी जो हुआ था, थोड़ा गंदा लिख दिया हूँ, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। सेकंड आरटीसी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब हुआ था? 7 सितंबर 1931। याद रखेंगे इस डेट को दोस्तों। ये हुआ था लंदन में दोस्तों, हुआ था लंदन में। क्या हुआ था? लंदन में हुआ था। फिर पूना पैक्ट हुआ 24 सितंबर 1932 को। तो इसी के साथ दोस्तों हमारा आज का जो सेशन था बहुत ही अच्छे तरीके से हमने कवर आउट कर लिया है। कल का जो टॉपिक रहेगा हमारा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन रहेगा, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। अब मिलते हैं दोस्तों कल के सेशन में। आपको कोई भी दिक्कत हो दोस्तों, फिर वही कहता हूँ, आपको कोई भी दिक्कत हो, ये प्लेटफॉर्म आपका है। ये एक फ्री प्लेटफॉर्म, फ्री इनिशिएटिव है आप लोगों के लिए और फ्री ही रहेगा दोस्तों। लेकिन मैं चाहता हूं कि प्लीज़ 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 आप भी पार्टिसिपेट करो। पार्टिसिपेट करोगे तो मुझे भी मज़ा आएगा। एक तरफ से बकबक करने से और उधर से जवाब नहीं दोगे तो क्या मज़ा आएगा। तो प्लीज़ जवाब पूछो, सवाल पूछो, मैं आपको ज़रूर आंसर करूंगा। अगला सीरीज़ में क्या लाऊं, प्लीज़ मुझे लेट मी इन द कमेंट बॉक्स, प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स, ठीक है। लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स कि मुझे क्या लाना है। मैं सोच रहा हूँ कि एडिटोरिया का आपके लिए ले आऊँ और साथ ही साथ एक और पे काम कर रहा हूँ, बिहार के मॉडर्न हिस्ट्री पे, मेडिवल हिस्ट्री और एंशंट हिस्ट्री पे, उसके लिए अलग से सेशन लाऊंगा। तो दोस्तों याद रखिएगा आज का जो मैंने बताया, ज़िंदगी में तपिश कितनी भी हो कभी हताश नहीं होना, कभी हार मत मानना दोस्तों। ज़िंदगी में तपिश कितनी भी हो कभी हताश ना होना, क्योंकि धूप कितनी भी तेज़ हो समंदर सूखा नहीं करते, समंदर सूखा नहीं करते। मोटिवेशन शुड बी हाई, ठीक है ना। यू विल एंड यू कैन। आप नहीं कर सकते तो कोई नहीं कर सकता। सिलेक्शन होना तय है, मेहनत कीजिए। तब तक आप इसको पढ़िए, अच्छे से देखिए। आपसे मिलता हूँ अगले लेक्चर में, आपसे अलग फिर से मुलाकात होगा अगले लेक्चर में दोस्तों, ठीक है। तब तक के लिए चलता हूँ दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।